हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा कक्षा 9 की अध्याय 7 गति। हम गति अभी गति होती क्या है, गति है क्या। चैप्टर का नाम हमारा गति। गति होती क्या है, गति है क्या भाई। हम गति को अगर हम समझने की कोशिश करें, गति होती क्या है। जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या कर रही है, समय के साथ बदल रही है। अपनी स्थिति को समय के साथ साथ क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है, बदल रही है। उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या है गति, क्या है गति को परिभाषित करते हैं। गति है क्या, जब कोई वस्तु अपनी निश्चित स्थिति, जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, अगर मैं बात करूं ये एक कोई पेड़ है, यहाँ पे इसे हम एक निश्चित बिंदु मान लीजिए। यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ से कोई बालक क्या कर रहा है, यहाँ से कोई बालक क्या कर रहा है, दौड़ते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है। यहाँ से कोई बालक जा रहा है, यहाँ से कोई बालक इस प्रकार से जा रहा है। इसकी पहले यहाँ पे था, अब ये कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो, अब इससे पेड़ से दूर हुआ ना, पेड़ से क्या हो गया दूर। पहले पेड़ के पास था, पहले क्या था, पेड़ के पास था। अब पेड़ के क्या हो गया, दूर हो गया। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, फिर से परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब कोई भी अगर गति कोई भी कर रहा है, कोई भी वस्तु अगर गति करी, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर वो गति कर रही है तो एक निश्चित बिंदु होना जरूरी है। कोई भी निश्चित बिंदु के सापेक्ष गति में परिवर्तन, किसी निश्चित उसकी स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ अगर उसकी स्थिति क्या कर रही है, बदल रही है। उसकी स्थिति क्या कर रही है, समय परिवर्तन के साथ अगर बदल रही। पहले बालक जो था यहाँ पे था, इस पेड़ के पास था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर कुछ समय बाद दूरी बढ़ गई, फिर कुछ समय बाद पेड़ से इतनी दूरी पे पहुँच गया। तो यही हमारी क्या कहलाती है, कोई भी वस्तु निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय परिवर्तन के साथ परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी अपनी, किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु, ये बिंदु, इसे हम क्या ले रहे हैं, बिंदु ले रहे हैं। बिंदु के सापेक्ष स्थिति में, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सापेक्ष समय के साथ समय परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ अगर उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, ये परिवर्तन हो गया, परिवर्तन
उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या है, किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति अगर उसकी स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही, समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही, समय उसकी स्थिति समय परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही, ज्यादा है समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही, समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही, परिवर्तित हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। गति कहते हैं। क्या है वो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ गति, जैसे यहाँ पे एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु, पेड़ क्या है, निश्चित बिंदु, और ये जो बालक है वो वस्तु है। बालक को हम वस्तु की तुलना कर रहे हैं, ये क्या है, इसे हम निश्चित बिंदु की अगर तुलना करें, फिक्स है। अब ये क्या कर रहा है, वस्तु, ये जो बालक है ये समय परिवर्तन के साथ साथ इसकी स्थिति क्या है, बदल रही है। पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ, इसकी स्थिति देखो पेड़ से दूर होता जा रहा है, इसे ही हम कहते हैं गति कहते हैं। मतलब वो समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। दूसरी परिभाषा, यदि किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तन के साथ अगर उसकी स्थिति बदल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या, निश्चित बिंदु को हटा दे रहे हैं फिलहाल, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही है, वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ अगर वो परिवर्तित हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गति होती क्या है, गति होती क्या है। अब इसके बाद हमारा होता है विराम। अब विराम अवस्था, गति, इसे गति लिखो या गति की अवस्था भी लिख सकते हो। अब हम लिखते हैं विराम या विराम अवस्था। गति क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग है हमारी विराम। गति अवस्था समय परिवर्तन के साथ परिवर्तन ही गति कहलाता है। समय परिवर्तन के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या कहते हैं, विराम, विराम, विराम अवस्था। ऐसे लिखते विराम अवस्था लिखते ना, विराम अवस्था। विराम अवस्था होती है, विराम अवस्था या विराम अवस्था या विरामावस्था लिख सकते हो। विराम अवस्था क्या होती है, फिर उसके बाद गति अवस्था। जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अगर उसकी स्थिति बदल नहीं रही है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक पेड़ है, कोई बालक यहाँ पे खड़ा है, 5 मिनट से, अभी 5 मिनट से यहीं पे पेड़ के पास क्या हुआ है, पेड़ के पास खड़ा है। 5 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद अगर हम देख रहे हैं, अगर वो वस्तु वहीं पे खड़ी हो,
वहीं पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे ये स्थित है, रुकी हुई है। अगर वही इसे छोड़ करके हम कल्पना करें, इसके नीचे क्या है, पेड़ के नीचे क्या है, एक हमारा क्या है मेज, एक हमारा क्या है मेज, हाँ एक हमारा मेज है, हाँ ये हमारा क्या है मेज। अगर पेड़ के साथ अगर हम कहें ये वस्तु, ये जो है ये मेज जो है मेज, ये गति अवस्था में या विराम अवस्था में, हम अगर 1 घंटा बाद आकर इसे देख रहे हैं, ये मेज जितने पेड़ की जितनी दूरी पर स्थित है, अगर 1 घंटा बाद आकर के भी देखें वो अगर उतनी ही दूरी पे है, ये तो गति तो करेगा नहीं, उतनी ही दूरी पर अगर स्थित रहेगा 1 घंटा बाद, तो हम क्या कहेंगे ये विराम अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था। मतलब क्या है, इस समय परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन इसकी चाल में इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो ये जहाँ पे है, जिस स्थिति में है, जहाँ पे रुका हुआ है वहीं पे ही रुका हुआ अगर है, तो हम क्या कहेंगे इसे विराम अवस्था कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। तो विराम अवस्था आई होप समझ में आ गया होगा आपको। विराम अवस्था जब कोई भी वस्तु समय परिवर्तन के साथ अगर उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, नहीं बदलती, उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। तो लेकिन जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय परिवर्तन के साथ ना परिवर्तित, तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था। तो वह विराम अवस्था जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय परिवर्तन के साथ, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय पर, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति, ये ज्यादा मस्त पड़ेगा, जब किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था करें। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे विराम अवस्था करें। क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। जैसे अगर पेड़ के पास रखा हुआ मेज, पेड़ के पास रखा हुआ मेज इसका उदाहरण है, या ये कह सकते हैं मेज के ऊपर रखी हुई किताब। मेज के ऊपर रखी हुई किताब क्या है, मेज के ऊपर जहाँ पे स्थित है किताब वो वहाँ पर ही रहेगी, वो गति नहीं करेगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ये विराम अवस्था कहलाता है। अगर गति अवस्था की मैं बात करूँ, अगर मैं गति अवस्था की बात करूँ, गति अवस्था जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अगर अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, गति अवस्था। जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को क्या करे, परिवर्तन करे, गति जो है गति अवस्था ही कह सकते हैं। जो गति अपनी है उसे हम क्या कहेंगे, गति की अवस्था। आप पीछे की परिभाषा से लिख सकते हो जो अभी यहाँ पे लिखी गई थी। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारी है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है, अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है क्या, भौतिक राशियां। चलो देखते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशियां होती क्या है, भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके। क्या है भाई, भौतिक राशियां क्या है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। यहाँ पे लिखूं, वे राशियां
राशियां उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां होती क्या? सिंपल, इट्स सिंपल। वे राशियां जिनका मापन किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब हम जो चीज मापन कर सके, जैसे अगर हम कोई चीज लेने जा रहे हैं, हम मापन किस किस चीज का, प्रश्न हमारा बनेगा हम मापन किस किस चीज का कर सकते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, 1 किलो आटा दे दो, हम आटा 1 किलो में ले रहे हैं, हम इसका मापन कर रहे हैं ना। आटा 1 किलो चाहिए, दाल 1 किलो चाहिए, जो जो हमें क्या है जिसका हम मापन, जिसे माप करके ले सके। जैसे 1 लीटर तेल हो गया, 1 कुंटल आलू हो गया, जिस जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। 1 टन तेल हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, जिस ये सारी चीजें मापन की जा सकती है, इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो दूसरी चीज तो भौतिक राशियां होती कौन? भौतिक राशियां नहीं। पहले हम भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां क्या होती? 2 प्रकार की होती। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती। अभी इसके उदाहरण लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रकार लिखते हैं। हाँ, भौतिक राशियां 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, ये भौतिक राशि। ये क्या है? 1 किलो, हम 1 किलो तोड़ रहे हैं ना, जिसका मापन कर सकते हो वो क्या है? भौतिक राशि में गिनी जाएगी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा प्रश्न ये बनेगा, भाई कौन कौन ऐसी चीजें जो भौतिक राशियां हमारे लिए नहीं है। भौतिक राशि हम समझ चुके हैं, जैसे 1 लीटर तेल, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, बहुत सारी तमाम ऐसी जिस चीज का मापन कर सकते हैं, हाँ, वो भौतिक राशियां हो गई। भाई किस चीज का मापन नहीं हो सकता? ये प्रश्न तो बनेगा, ये प्रश्न हमारा बनेगा, किस चीज का मापन नहीं कर सकते। मापन जैसे अगर मैं बात करूं, 1 किलो कल्पना कह सकते हैं क्या? हमें 1 किलो कल्पना, आज मैं 1 किलो कल्पना किया, आज मेरी मम्मी ने मुझे 1 किलो प्यार किया, हाँ 1 किलो प्यार किया। ये सारी चीजें, एक क्या प्यार और कल्पना, विचार, ये सोच, ये सारी क्या है? ये सारी, इस सभी का मापन किया जा सकता है। अगर हम कहते 1 किलो में 1 किलो कल्पना किया, ये संभव, ये सही है, ये सही है। ये सारी चीजें, इन सारी सोच, विचार, कल्पना, प्यार, प्रेम, जितने ये सारी क्या है? भौतिक राशियां नहीं आती, इसका हम मापन नहीं कर सकते, इसे माप करके हम माप नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हमारी भौतिक राशियां नहीं है। तो शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशियां क्या होती है और भौतिक राशियां कौन कौन होती है और क्या क्या भौतिक राशियां नहीं होती है। तो अब हमारी भौतिक राशियां होती क्या है? भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार है। अगर मैं यह बात करूं यहां से, यह 2 प्रकार की होती है। पहली राशि है सदिश राशि, और पहली हमारी राशि क्या है? सदिश। सदिश राशियां, दूसरी हमारी अदिश राशि, अदिश राशियां। बाबू सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां होती जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती? दिशा होती है। जैसे भी मैं बात करूं, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, वे छोटे में लिख रहा हूं, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के
साथ साथ दिशा भी होती है क्या? वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो भाई, दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। उससे वो क्या होती है, सदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या मिलता है, हमें दिशा मिलती है। परिमाण के साथ साथ क्या मिले, दिशा। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले दिशा को लेकर के चलते हैं। अभी उदाहरण में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। सदिश राशियां कहलाती, क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। ये कैसी राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। तो इस अगर मैं भाई उदाहरण, प्रश्न बन सकता है भाई इसका उदाहरण है क्या, इसका क्या उदाहरण है। उदाहरण जैसे विस्थापन हो गया, उदाहरण जैसे में हम क्या लिखेंगे, जैसे में हमें मिलेगा विस्थापन। दूसरा क्या बनेगा, वेग। दूसरा क्या हमारा, वेग। दूसरा क्या है, इसके उदाहरण है वेग। और त्वरण, क्या है, त्वरण। इसके बाद और आता है बल। क्या होता है, बल हमारा क्या है, बल। ये सारी क्या है, सदिश राशियां हैं। कार्य, दूसरा और अगला क्या है, कार्य। ये हमारी क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। अब इसके बाद हमारी बनती है अदिश राशि। अगर सदिश राशियों में चलो भाई दिशा है, तो सिंपल सा, सदिश राशि में दिशा होती है और अदिश राशि में दिशा नहीं होती। परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। परिमाण के साथ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें, चलो भाई फिर से ऊपर लिख देते हैं, उल्टा करके इसे ऊपर लिख देते हैं। अदिश राशियां क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। अदिश राशियां क्या, दूसरी अदिश राशियां है भाई क्या, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण, वे भौतिक राशियां परिमाण जिसमें परिमाण होता है, जिसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, परंतु दिशा नहीं होती है। क्या है, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। परिमाण रहे बबू लेकिन दिशा नहीं है। परिमाण मतलब रेंडमली वो कहीं पे भी जा सकता है, उसमें कोई फिक्स दिशा नहीं है। जैसे अगर विस्थापन मतलब एक निश्चित दिशा होना, विस्थापन मतलब क्या होना, निश्चित दिशा होना।
विस्थापन मतलब एक निश्चित दिशा में जाना, फिक्स दिशा में जाना, वही दिशा होना। और दिशा ना होना मतलब तुम किसी भी दिशा में जाओ, टेढ़े मेढ़े कैसे भी जाओ, रेंडम कैसे भी गति करो, वही क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां क्या परत दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशियां। इसके उदाहरण क्या हो, इसके उदाहरण में जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में लिख लेंगे, क्या हमारा बनेगा, दूरी, पहला तो दूरी, दूसरा क्या बन गया, चाल, दूरी और चाल, ये हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है। हमारी अगली हेडिंग क्या है, दूरी। दूरी क्या होता है, दूरी होती क्या है भाई, दूरी क्या है, दूरी, पहले दूरी को समझेंगे, उसके बाद फिर विस्थापन। विस्थापन पहले दूरी समझते, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। हाँ आई दूरी क्या होती, दूरी होती क्या है, क्या है भाई, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। हाँ, दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बाबू, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हाँ, क्या है हमारी दूरी, क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा, क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा पथ की कुल लंबाई, पथ की क्या है, कुल लंबाई। अगर मैं बात करूं पथ की लंबाई, भाई क्या है पथ, अगर कोई व्यक्ति है ना से पहले एक दिशा में गया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर एक दिशा में 5, फिर वो मुड़ करके क्या कर रहा है, मुड़ करके दूसरी दिशा में 3 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति द्वारा कुल कितना पथ तय किया गया, देखो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, भाई ये कितना पथ तय किया, पहले 5 किलोमीटर यहाँ गया, फिर 3 किलोमीटर क्या कर रहा है, मुड़ करके जा रहा है, फिर दूसरी दिशा में जा रहा है, भाई जा रहा है ना, कुल कितना पथ तय किया, वो कुल पहले 5 + 3, कुल पथ कितना तय किया, 5 + 3 बोले तो 8 किलोमीटर की दूरी तय की है। वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 8 मीटर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। वस्तु द्वारा कोई व्यक्ति का 5 किलोमीटर पहले एक दिशा में गया, फिर मुड़ करके फिर वो कितना 3 किलोमीटर जा रहा है, उस व्यक्ति द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, 8 किलोमीटर। शायद आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगली लेते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या, विस्थापन क्या, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। या क्या है, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या पिंड भी लिख सकते हो, वस्तु लिखो या पिंड, यहाँ पे पिंड भी लिख देते, कहीं भी पिंड मिल जाता है भाई, पिंड सारी चीजें, अवयव ले सकते हो, पिंड ले सकते हो, वस्तु ले सकते हो, कुछ भी लिया जा सकता है, क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं पिंड। हाँ, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा
दिशा में तय किए गए, इसी दिशा में तय की गई, तय की गई दूरी, तय किए गए क्या वो तय की गई इसमें, चलो क्या तय किए गए, हाँ तय किए गए पथ की लंबाई को, निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी करें, तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, अथवा करके हम ये लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु द्वारा या वस्तु या पिंड द्वारा तय किए गए पथ, तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, तय की गई दूरी, अथवा करके यहाँ से लिखेंगे, अथवा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं वो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन क्या है, विस्थापन कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय, एक वो गलत, ये सही है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, यार एक निश्चित दिशा में, हाँ एक निश्चित, ये छूट गया था, निश्चित दिशा, तो यहाँ पे लिखना है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक हम और इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी और परिभाषा लिखते हैं, इसकी हम एक और परिभाषा लिखते हैं विस्थापन की। विस्थापन की एक और परिभाषा क्या है हमारी, एक और परिभाषा या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, अथवा करके फिर से लिखते हैं, अथवा अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। निम्नतम दूरी को इसे और न्यूनतम भी लिख सकते हैं, निम्नतम लिखो या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या है निम्नतम, तो यहाँ पे क्या है, किसी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच
कि निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, निम्नतम मतलब कम, निम्नतम मतलब क्या होता है कम, या न्यूनतम कर सकते हो, निम्नतम को या न्यूनतम को, निम्नतम या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर मैं बात करूं अंतिम बिंदु और प्रारंभ, एक व्यक्ति था मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कितना 3 किलोमीटर, और फिर यहाँ से 90 अंश पे मुड़ करके बिंदु ए से गति आरंभ करता है, बी तक एक निश्चित दिशा में जाता है, 3 किलोमीटर गति करता है, कितना 3 किलोमीटर। फिर बिंदु बी से 90 अंश पे मुड़ कर कहाँ तक जाता है, 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है ये, और अंतिम बिंदु ये, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी हमारी क्या बनेगी, ये हमारी न्यूनतम दूरी बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे विस्थापन। ये हमारा कितना मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का योग, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। आई होप आपको ये मालूम होगा, पाइथागोरस की थ्योरम आपको मालूम होगी। यहाँ से क्या होगा, इसे मालूम करेंगे, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार, तो k मालूम करना, ये कितना हो जाएगा, लंब कितना 3 और ये 4, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 16, क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसे k के स्थान में ये लिख देंगे, हाँ AC क्या है, AC हमारा क्या है विस्थापन, AC हमारा विस्थापन, ये कितना हो जाएगा 25 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है भाई, 25 हमारा है 5 का वर्ग, 5 किलोमीटर क्या रहेगा हमारा विस्थापन, क्या रहेगा विस्थापन हमें 5 किलोमीटर प्राप्त होगा, और विस्थापन 5 किलोमीटर, और दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर से यहाँ गए 4 किलोमीटर, दूरी क्या हो जाएगी, इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 7 किलोमीटर, और विस्थापन क्या होगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, प्रश्न है हमारा ये क्या है, एक प्रश्न है, दूरी और विस्थापन का क्या है समझने के लिए एक प्रश्न है, हाँ ये हमारा एक प्रश्न है, ये हमारा क्या है प्रश्न, क्या है, तो इसकी दूरी क्या कह रहेगी, दूरी क्या है, दूरी कितनी है, दूरी हमारी होगी AB प्लस BC, कितना ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, मिलकर के कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर, कितना है भाई 7 किलोमीटर, और विस्थापन कितना है, विस्थापन हमारा कितना है, विस्थापन हमारा AC हमारा कितना है 5 किलोमीटर। ये इस प्रकार से पहले हल करने को रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, अब मिलेंगे अगली क्लास में, हाँ।